नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस दरबार में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों ने जो है सुपर 20 सीरीज़ शुरू की थी, जिसके माध्यम से हम लोग प्रत्येक दिन जो है सामान्य अध्ययन से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा किया करेंगे। और इसी श्रृंखला में यह जो है दूसरा वीडियो है। जिन लोगों ने पहला वीडियो नहीं देखा है, मैंने जो है डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दी है, आप वहां से देख सकते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आपके स्क्रीन पर पहला प्रश्न है कि मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तमिलनाडु को जो है मंदिरों की पुण्य भूमि बोला जाता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है तमिलनाडु किस तट पर स्थित है, तो यहाँ पे आप सभी पता है क्या है, तमिलनाडु है। किस तट पर हो जाएगा? तो हम बोलेंगे कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट पर स्थित है और यहीं पे क्या होता है, लौटता हुआ मानसून वर्षा करता है। या अगर कोरोमंडल तट नहीं दिया है तो हो सकता है पूर्वी तट दिया हो, तो पूर्वी तट भी इसका सही जवाब होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का प्रथम शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था? नई दिल्ली, पेरिस, न्यूयॉर्क या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? प्रथम शिखर सम्मेलन दिल्ली में हुआ था। नई दिल्ली में प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ था। कभी कभी दोस्तों पूछ लिया जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो है मुख्यालय कहाँ है। तो अगर हम लोग मुख्यालय की बात करेंगे तो मुख्यालय हम लोग क्या बताएंगे? गुरुग्राम। गुरुग्राम, और गुरुग्राम कहाँ है? तो हरियाणा में है। साथ ही साथ पूछा जा सकता है कि इसमें कुल कितने देश हैं। तो 122 देश जो है इसके सदस्य हैं। और साथ ही साथ यह जो है इसकी स्थापना कब हुई थी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की? तो 2016 में। किसके इसके? तो भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे और फ्रांस के जो राष्ट्रपति थे ओलांद, उन दोनों लोगों के गठबंधन से जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो है निर्माण हुआ था। साथ ही साथ हम कहेंगे कि इसको भारत और फ्रांस के गठबंधन के द्वारा स्थापित किया गया था। तो कितने प्रश्न बन गए? पहला ये कि प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। मुख्यालय कहाँ है? तो हम बताएंगे गुरुग्राम, हरियाणा में। कितने सदस्य हैं? 122 देश सदस्य हैं। 2016 में इसकी स्थापना हुई। और किन दो देशों के जो है गठबंधन से? तो भारत और फ्रांस। अगला देखते हैं, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली, देहरादून, भोपाल या फिर नागपुर? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? हाँ, बिल्कुल सही, देहरादून इसका सही जवाब है। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 4। उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी पर्यावरण प्रदूषण के जैविक आपदा घोषित की गई है? तो बताइए कौन सी नदी जो है जैविक आपदा घोषित की गई है? यमुना, सई, गोमती या तमसा? तो जैविक आपदा किसे घोषित किया गया है? गोमती नदी को। और गोमती नदी किस जो है स्थान से निकलती है, कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो फुल्लर झील से। फुल्लर झील से क्या निकलती है? गोमती नदी का उद्गम स्थान है। अगला देखते हैं। अगला है कि अपने प्रदूषकों के कारण निम्न में कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? दोस्तों ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या पूछा गया है? जैविक मरुस्थल। और पिछले प्रश्न में क्या पूछा गया था? जैविक आपदा। दोनों में अंतर समझना है। बताइए तो जैविक मरुस्थल किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है यमुना, पेरियार, दामोदर या महानदी? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? दामोदर नदी को क्या बोला जाता है? जैविक मरुस्थल बोला जाता है। साथ ही साथ कभी कभी पूछ लिया जाता है कि दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो हम बताएंगे छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर पठार से जो है यह नदी निकलती है। और उसमें भी कहाँ से? पलामू पहाड़ी से। पलामू पहाड़ी से। किन दो देशों में बहती है यह नदी? तो हम बताएंगे झारखंड और साथ ही साथ पश्चिम बंगाल। इन दो राज्यों में जो है यह नदी बहती है। तो जैविक मरुस्थल कौन सी नदी हो गई?
दामोदर नदी, और साथ ही साथ जैविक आपदा किसे बताएंगे, गोमती नदी को। दोस्तों यदि वीडियो जो है आपको अच्छा लग रहा है तो जो है वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगला है प्रश्न, लोहे पर जंग लगने से उसका भार बढ़ता है, अत्यधिक बढ़ता है, कम हो जाता है या ज़्यादा हल्का हो जाता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, लोहे पर जंग लगने से उसका भार बढ़ जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 7, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है, कृषि की प्रधानता, उद्योग की प्रधानता, वृहद बेरोजगारी या न्यून प्रति व्यक्ति आय। बताइए। तो देखो, भारतीय अर्थव्यवस्था में विशेषता है, हाँ पहला सही है कि कृषि की प्रधानता है। क्या दूसरा सही है कि उद्योग की प्रधानता है, तो नहीं। अगला न्यून प्रति व्यक्ति आय, ये भी सही है, और वृहद बेरोजगारी, ये भी सही है। तो इसकी विशेषता में कौन सा होगा, पहला, तीसरा, चौथा। तो इसका पहला, तीसरा, चौथा ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगला देख लेते हैं। अगला मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण कहलाता है, नैसर्गिक पर्यावरण, शहरी पर्यावरण, एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण या जो है आधुनिक पर्यावरण। कब पूछा गया है, 2019 में पीसीएस में पूछा गया है। बताइए। बिल्कुल सही, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, हाँ दोस्तों, एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण कहलाता है कि मानव गतिविधियों से जो परिवर्तित पर्यावरण होता है। प्रश्न संख्या 9 की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन बायोडीजल की फसल है, कपास, गन्ना, जेट्रोफा या आलू। तो हाँ, जेट्रोफा को जो है क्या बोला जाता है, बायोडीजल फसल कहा जाता है। अब हम बात कर लेते हैं जेट्रोफा जो फसल है ये उगती कहाँ पे है। तो ये कुछ देश हैं, जैसे भारत हो गया, अफ्रीका हो गया, कौन, दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका। ऐसी जगहों पर जो है यह फसल उगती है, और साथ ही साथ यह फसल जो है झाड़ियों के रूप में देखने को मिलती है। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 10, दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, 1963, 1966, 1969, 1970। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 1969 में जो है दादा साहब फाल्के की पुरस्कार की शुरुआत होती है। सबसे पहले किसको दिया गया, तो हम बात करेंगे सबसे पहले की बात करेंगे तो किसको दिया गया था, देविका रानी को 1969 में सबसे पहले जो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया। अगर हम 2023 की बात करें, 2023 में किसको दिया गया है, तो 2023 में हम बताएंगे किसको दिया गया है, वहीदा रहमान को। दोस्तों आप सब जो है इसको नोट करते चलें, क्योंकि जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है सभी, ये बार बार कहीं पेपर में कहीं ना कहीं पूछे जरूर जाते हैं। इसके अलावा हम इसमें एक पॉइंट और याद रखेंगे कि इसमें कितने लाख रुपए दिए जाते हैं, इसमें 10 लाख रुपये प्लस एक जो है स्वर्ण कमल दिया जाता है, स्वर्ण कमल। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, इसमें 4 पॉइंट याद रखना है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये भी आप याद रख दीजिए, तो सिनेमा के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में, तो हम कहेंगे सिनेमा के क्षेत्र में। तो कब शुरुआत हुई, 1969 में, सबसे पहले देविका रानी को, इसके बाद 2023 में वहीदा रहमान को 10 लाख रुपए दिए जाते हैं प्लस स्वर्ण कमल, और किस क्षेत्र में, सिनेमा के क्षेत्र में। आइए प्रश्न संख्या 11 की चर्चा कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक। देखो सबसे पहले क्या हो जाएगा, राजस्थान 1, इसके बाद में महाराष्ट्र 2, कर्नाटक 3, तमिलनाडु 4। तो 1 3 4 किस में है, 1 3 4 2, ये ऑप्शन सी में है, इसका सी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कॉफी उत्पादित की जाती है, महाराष्ट्र में, केरल में, उड़ीसा में या कर्नाटक में।
देख लीजिए कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई पेपर में पूछा गया है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बताइए दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा। हाँ, इसका सही जो जवाब होगा वो कर्नाटक होगा। कर्नाटक में सबसे ज़्यादा जो है काफ़ी उत्पादित की जाती है, कर्नाटक के बाद में केरल में, और केरल के बाद में तमिलनाडु, ये उत्पादक राज्य हैं सबसे ज़्यादा, लेकिन कहाँ, कर्नाटक में। प्रश्न संख्या 13 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सामान्य परिस्थिति में वृक्ष के पत्तों की सरसराहट का डेसिबल स्तर प्रदर्शित करता है। 10 डेसिबल, 20 डेसिबल, 60 डेसिबल या 100 डेसिबल। वृक्षों की जो सरसराहट बताना है कितना डेसिबल होता है, तो उसका सही जवाब हो जाएगा 20 डेसिबल। ऑप्शन 20 का सही जवाब है। आइए प्रश्न संख्या 14 देखते हैं, एक तरफ जो है चक्रवात दिए हैं, एक तरफ देश। तो देखिए सबसे पहला है विली विली। तो विली विली कहाँ है, तो ये विली विली जो आता है ये ऑस्ट्रेलिया में। तो पहले का दो जो है सिर्फ 2 ऑप्शन में है, तो ए और सी गलत हो गए। इसके अलावा टैफू कहाँ आता है, जापान में, बागियो फिलिस्पीन में, और इसके अलावा हरिकेन यूएसए में। तो पहले का दूसरा और चौथे का चौथा, पहले का दूसरा, चौथे का चौथा, तो इसमें ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। ये आप नोट करके रखिएगा। प्रश्न संख्या 15 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ शाकनाशी है। 2017 में पूछा गया है, बताइए। तो इसका सही सीधे मैं जवाब ही दे देता हूँ, इसका सही जवाब होगा ब्यूटाक्लोर, जो है एक शाकनाशी है। अगला प्रश्न संख्या 16 है कि महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ऑडियोमीटर, गैल्वेनोमीटर, सेक्सटेंट या सोनार। तो महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए हम सोनार का प्रयोग करते हैं। और साथ ही साथ अगर कभी कभी पूछ लिया जाता है कि सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सोनार का फुल फॉर्म होगा साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग, ये जो है इसका सही जवाब जो है फुल फॉर्म होगा। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेचित नहीं है। आइसोबार, आइसोहाइट, आइसोहेलाइन या आइसोबात एक तरफ हैं। वायुदाब, ऊंचाई, बर्फ और गहराई। तो आइसोबार से वायुदाब मापा जाता है, पहला तो सही है। दूसरा, आइसोहाइट से ऊंचाई मापी जाती है, यह भी सही है। आइसोबात से गहराई मापी जाती है, यह भी सही है। लेकिन आइसोहेलाइन से बर्फ वर्षा नहीं मापी जाती है, तो ये तो हो गया गलत। तो आइसोहेलाइन से क्या नापा जाता है, तो हम बताएंगे समान जो है लवणता वाले बिंदु को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहते हैं, आइसोहेलाइन कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लवणता कुछ है, एक कुछ यहाँ पे है, कुछ यहाँ पे है, कुछ यहाँ पे है, तो जो समान स्तर वाली होगी उनको मिलाने वाली रेखा को क्या बोलेंगे, तो समान जो है लवणता वाले बिंदु को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है, आइसोहेलाइन कहलाती है। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 18, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास इनमें से किसने किया था। मदन मोहन मालवीय, महाराजा विभूति नारायण सिंह, लॉर्ड हार्डिंग, एनी बेसेंट। तो बताइए इसका सही जवाब। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग। दोस्तों गलती से भी मदन मोहन मालवीय मत लगाइएगा, उन्होंने गठन किया था या निर्माण कराया था, लेकिन शिलान्यास किसने किया है, लॉर्ड हार्डिंग ने। अगला देख लेते हैं, किसके सतत प्रयत्नों से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। तो दयाराम गिड्डुमल या रामाबाई या D.K. कर्वे या महादेव गोविंद रनाटे। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका सही जवाब जाएगा D.K. कर्वे। और किस वर्ष, तो हम बताएंगे 1916 में। 1916 में। यहाँ पे भी जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ये भी कब किया गया, 1916 में।
अगला लिख देते हैं, आज का ये अंतिम प्रश्न है। ग्रीन मफलर संबंधित है मृदा प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से या जल प्रदूषण से? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ध्वनि प्रदूषण से जो है ग्रीन मफलर संबंधित है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।